समझते हैं कि बहुत हद तक ये सच है। हमारा इतना ही इसके बारे में सोच है कि भारत सरकार ये सोचे कि आतंकवाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसको पाकिस्तान सपोर्ट करता है, लेकिन आतंकवाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसका ऑटोनॉमस जिस तरह से आए दिन जम्मू कश्मीर में हमले करता है, बाद में जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें सबूत भी देती है, उनको उसका पूरा तथ्य देते कि ये पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान तस से मस्त नहीं होता है, बार बार वो जम्मू कश्मीर में हालात बिगाड़ने की फिराक में होता है। तो अभी तक पाकिस्तान को उन्होंने टेररिस्ट स्टेट क्यों नहीं बोल दिया? कांग्रेस भी बोल रही है। अब उससे क्या होगा? उससे पूरी दुनिया को ये मालूम पड़ेगा एक ऐसे टाइम पर जब पूरी दुनिया ने भारत के साथ सहानुभूति एक्सप्रेस की है। पठानकोट का अटैक हुआ था, भारत सरकार ने इनको उसके सबूत दिए, पाकिस्तान ने तब भी नहीं माना, उसकी टीम भी आई थी देखने के लिए कि पाकिस्तान की टीम की पठानकोट में जो अपने प्रूफ थे। लेकिन पहली बात है कि जो भारत सरकार ने कहा है, प्रधानमंत्री ने, उन्होंने एक बार फिर कहा है कि इस सब के लिए जिम्मेवार पाकिस्तान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आर.के. कौल, जनता कश्मीर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे बीच अजय चंगू जी हैं, जो पन्नू कश्मीर के चेयरमैन हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सर, जिस तरह से आपने देखा कि कश्मीर में जो पहलगाम का एक अटैक हुआ, 90 की जो साथ हुई थी, आपको यादें तो आएंगी सर? हाँ, एक ये दुख की बात है कि हम उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति देख रहे हैं एक निरंतरता के साथ जी। और हमने जितनी भी कोशिश की इतने साल की, भारत सरकार और यहाँ का राजनीतिक तंत्र ये समझे कि ये वायलेंस है, ये इस किस्म की आतंकवादी वायलेंस है, जिस विचारधारा से प्रेरित और जिस मिशन से ये प्रेरित है, इस बात को समझ के अपनी योजनाएं बनाएं। उसमें कभी कभी हमको लगा कि थोड़ा सा कामयाबी हुई, लेकिन जनरली भारत सरकार ने नजरअंदाज किया। ये जो अभी पहलगाम में टूरिस्ट के साथ, हिंदू टूरिस्ट के साथ पर्टिकुलरली हुआ, मैं पिछले 3 साल से मैंने बहुत बार प्रेस कॉन्फ्रेंसों के माध्यम से या सेमिनारों के माध्यम से, लिखित रूप से भी और मौखिक रूप से भी कहने का प्रयत्न किया कि भाई ये घटना होगी। और अब ये दुख हो रहा है कि कहने के बावजूद भी किसी ने सुना नहीं, और जिन लोगों की हत्याएं होगी हम उनको रोक नहीं पाए। तो ये एक दुख की बात है। हम बार बार देख रहे हैं कि वही हो रहा है जो हमारे साथ हुआ। जब शिवखोड़ी पे हमला हुआ पिलग्रिम्स पे, तब भी यही था। जब डांगरी में गए अंदर और वहां पे लोगों के आधार कार्ड देखे कि कौन हिंदू है कौन नहीं है, उस वक्त भी यही। तभी आपने प्रेस वार्ता की थी। बार बार हम कह रहे हैं, लेकिन हमारा राजनीतिक तंत्र इतना निष्ठुर है कि वो इन बातों को सुनता। कश्मीर के एक चेयरमैन पर है इस समय, आप किस तरह से कार्यशैली देख रहे हैं कि जो आपकी पन्नू कश्मीर इस समय जो कश्मीर के हालात बन चुके हैं, क्योंकि आपकी एक ही डिमांड थी कि हमें एक ही जगह पे होमलैंड चाहिए। जिस तरह से जो कश्मीर के हालात बन रहे हैं, सरकार ने भी ये माना कि हमारी चूक हुई है, क्योंकि सिक्योरिटी लैप्स हुई हैं कहीं। क्या लगता है इस अटैक के बाद कश्मीर पंडित के मन में क्या दुविधा होगी सर? पहली बात ये समझ लीजिए कि ये चूक नहीं है, ये सिक्योरिटी लैप्स नहीं है, ये सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का फेलियर है। आप परिस्थिति को कैसे देखते हो, आप आतंकवाद को कैसे देखते हो, और उस विचार के आधार पे आपकी पॉलिसीज बनती हैं। जी। ये हुआ, ये सिक्योरिटी पॉलिसी के लेवल पे एक बहुत बड़ा फेलियर है और एक चेतावनी है कि अगर आपने अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी को चेंज नहीं किया, इससे भी जघन्य अपराध होते रह जाएंगे। अच्छा। मैंने आपके सामने ये बात लाई कि भाई कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा पे हमले हुए, बिल्कुल। फिर कश्मीर घाटी में भाजपा के टाइम 2 बार जो वहां पे बचे कुछ हजार हिंदू रह रहे थे, उनके हर एक वर्ग पे हमला हुआ। जो वहां पे रह रहे थे उन पे हमला हुआ, जो बाहर से नौकरी करने के लिए आए जम्मू से बाकी जगहों से, उन पे हमला हुआ, जो कश्मीरी स्पीकिंग है उन पे हमला हुआ, जो नॉन कश्मीरी है उन पे हमला हुआ, जो किसी भी जाति के हैं, लोअर इवन जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है उन पे हमले हुए, हर एक वर्ग पे हमला हुआ। तो उसके बाद हम, और हर एक हमले के बाद आतंकवादियों ने सोशल मीडिया पे इस बात को लिखा कि उन्होंने क्यों मारा। उसके बाद भी सरकार ने 2 बार रिलीजियस क्लींजिंग हो गई, डांगरी में वो गए, शिवखोड़ी पे हमला किया। तो उसके बाद ये क्या कारण है? भारत सरकार आतंकवाद जैसा है,
आतंकवाद का जो स्वरूप है उसको पहचानने में नाकामयाब हो गई है। ऐसा क्या कारण है? इसलिए वहां पे कश्मीरी हिंदू का वापस जाके होमलैंड में के कल्पना को करना, ये तो स्वाभाविक हमारे लिए इसलिए है कि हम चाहते हैं कि मूलभूत परिवर्तन हो। जी। जब भी हिंदू वहां पे जाए, वो हिंदू वहां पे रहने के लिए जाए, एज टूरिस्ट नहीं जाए या मरने के लिए नहीं जाए। अभी तो सिचुएशन ऐसी है कि आतंकवाद के बेसिक्स को भारत सरकार मानने से इनकार कर रही है, और मैं ये समझता हूं कि वो इसलिए है कि अंदर से एक विघटनकारी एक सोच है जी। जो भारत सरकार को निष्कर्ष पे आने से रोकती है। जब मैं आपको ये बात कहता हूं, मैं आपको बिल्कुल सोच समझ के कहता हूं। पुराने हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे बिपिन रावत जी ने, उन्होंने एक बार कहा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उन्होंने कहा कि हमको 2.5 फ्रंट्स पे लड़ना है। 2.5 फ्रंट्स पे। अब 2 फ्रंट्स का हमको समझ में आता है कि पाकिस्तान और चाइना। 0.5 फ्रंट की जो वो बात कर रहे थे, वो अंदर के फ्रंट की बात कर रहे थे। और जो ये 0.5 फ्रंट है, इसके बारे में सोचना है। कौन लोग हैं जो आतंकवाद को शाही दे रहे हैं? कौन लोग हैं जो सरकार को निष्कर्षों पे, सही निष्कर्षों पे पहुंचने से रोकते हैं? कौन लोग हैं जो ऐसी पॉलिसीज प्लांट करवाते हैं भारत सरकार की जो आत्मघाती पॉलिसीज रहती हैं? जी। तो जो ये आंतरिक फ्रंट है, इस फ्रंट को समझने में भाजपा बिल्कुल नाकामयाब होगी। नाकामयाब ही नहीं हुई है, उन्होंने खुद इस सोच में ऐसी विषमताएं लाई हैं। लेकिन अजय जी, जो हम देख रहे हैं 5 अगस्त 2019 में जो कश्मीर में 370 के बाद कश्मीर में जो माहौल चेंज हो गया है, टूरिज्म का दौर बढ़ा है, ये तो हम भी देख रहे हैं ग्राउंड में। तो बातें ध्यान में रख लीजिए, टूरिज्म की प्रक्रिया भाजपा के आने से पहले शुरू हो गई थी। ऐसा नहीं है कि भाजपा ने उसको शुरू किया। इतना ही हुआ कि 70 के हटने के बाद भाजपा सरकार कश्मीर घाटी के एक ट्रैवल और टूरिस्ट एजेंट के रूप में सामने आई और अपने सारे रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया और अपने सारे प्रोपेगेंडा मशीनरी को मोबिलाइज किया, ये कहने के लिए अब सब कुछ ठीक हो गया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, वो समझने के लिए बहुत जरूरी है। जब 90 में वहां पे डिमॉन्स्ट्रेशन होती थी, 10 लाख 20 लाख 2 मिलियन के करीब लोग जब जाते थे अलगावादी, वो जाते थे यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वेटरी पोस्ट पे, उस वक्त स्टोन पेल्टिंग नहीं होती थी। बिल्कुल। उस वक्त आर्मी पे हमले नहीं होते थे। क्या उस वक्त हालात बेहतर थे? फिर जब इन्होंने ये कहा कि अब स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही, स्टोन पेल्टिंग एक एक्सप्रेशन था जो उन्होंने ऐड किया अपनी पब्लिसिटी के प्रोसेस में। इन्होंने कैसे समझ लिया कि ओवरनाइट इंडोक्ट्रिनेशनल अपरेटस चेंज हो गया? हमने सिर्फ आर्टिकल 370 हटाया, जादू हो गया और अब सब लोग इधर आ रहे। वहां पे टूरिज्म शुरू हुआ था, टूरिज्म बढ़ गया, ये मैं मानता हूं, लेकिन उसका कारण ये है कि G20 का सम्मेलन भी देखिए क्यों ऐसा नहीं हुआ कि जब इनसे पहले वहां पे जो वहां पे कंसर्ट हुआ, इंटरनेशनल कंसर्ट हुआ, वो भी तो कह रहे थे हमने पहली बार यहाँ पे इंटरनेशनल कंसर्ट किया। ये बातें बचकानी बातें हैं। आपका पूरा सिस्टम, आर्मी की सिस्टम वहां पे लगे और आप इजीली इंसुलेट कर सकते हो उस जगह को जहां पे आप कोई बड़ा इंटरनेशनल प्रोग्राम करना चाहते हो। उसका एक सांकेतिक एक वैल्यू होता है जी। लेकिन उससे आप ग्राउंड पे अब सिचुएशन क्या है उसके बारे में बात नहीं। जब जुबिन मेहता का कंसर्ट हुआ, लगभग 1 महीने अलगावादी कैंपेन पूरा ग्लोब में चला, उन्होंने इस्तेमाल किया उस वहां पे जो वो कंसर्ट होने वाला था, पूरे दुनिया में कश्मीर घाटी में अलगावादी प्रचार को पूरा फैला दिया उन्होंने। भारत सरकार ने सिर्फ इतना कहा कि नहीं, हमने कंसर्ट तो किया ना, कमाल किया। देखिए, वही मैं बोल रहा हूं कि ये सिक्योरिटी स्ट्रेटजी और सिक्योरिटी सोच की प्रॉब्लम है। अगर आप समझते हो कि G20 करने से अब हालात ठीक हो गए, तो आप अपने को भी धोखा दे रहे हो और लोगों को भी धोखा दे रहे हो। मैं इन सालों में आप जैसे कि अमरनाथ यात्रा में भी वृद्धि हुई है, लोग फिर से, वो तो ठीक है, उसमें क्या है। अमरनाथ यात्रा तो 96 से शुरू हो गई और उसमें ग्रेजुअली वृद्धि हो रही थी, और वृद्धि भी इसलिए हो रही है एक साइड कि जब आप कंसिस्टेंटली देश में कहते हो कि वहां पे प्रॉब्लम नहीं है,
हालांकि जब रेगुलरली आतंकवाद हुए, मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा इस बात को, या आपके सामने इस बात को कहूंगा जी, कि देखिए, जब शिव खोड़ी पे वहां पे हिंदू पिलग्रिम्स पे हमला हुआ, या जब ढांगरी, ये जम्मू की मैं बात कर रहा हूं, जम्मू एक हिंदू बहुल प्रदेश है, यहाँ पे अलगाववाद का शिकंजा नहीं है, यहाँ पे 2 मेजर अटैक्स हुए। क्या उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने या हमारे होम मिनिस्टर ने, डायरेक्टर जनरल पुलिस जो यहाँ पे हैं, या जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, या होम सेक्रेटरी है, उनको पूछा कि भाई ये हुआ, इसकी मैसेज क्या है, और जो हम ये टूरिस्ट की पॉलिसी चला रहे हैं, क्या उसको कहीं खतरा तो नहीं है, जो हम हिंदुओं को वहां पे ले जा रहे हैं, क्या उन पे हमला तो नहीं होगा, क्या हमारी पॉलिसी सही है, क्या उन्होंने कभी इस दृष्टिकोण से सिक्योरिटी, मैं आपको, जी, जी। अगर इस दृष्टिकोण से सिक्योरिटी रिव्यू नहीं किया, तब भूल तो उनकी है, वो छुपाना चाहते थे, वो बात को जिस तरीके से समझना है उस तरीके से समझना नहीं चाहते थे। मैं समझता हूं कि भारत सरकार ने राजनीतिक निष्कर्ष पहले निकाले और तथ्यों की जांच बाद में की। क्या लगता है कि जो इनपुट्स यहाँ से आ रहे हैं वो सेंटर में गलत जा रहे हैं? मुझे लगता है कि सेंटर में सोच ही नहीं है। मैं नहीं मानता हूं कि इनपुट्स नहीं गए होंगे। पहलगाम के बारे में भी मेरी जानकारी है, और मेरी उन लोगों से बात हुई है जो हाईएस्ट लेवल पे सिक्योरिटी ऑपरेटर्स में मिले हैं, जी, और उन्होंने उनको बोला है कि किश्तवाड़, भद्रवाह और इस एरिया में एक बड़ा कुछ होने वाला है, मूवमेंट हो रही है मेरे। और मैं आपको आपको जानकारी जान के हैरानी होगी, ये मुसलमानों ने उनको बोला है। ये लोग बोलते हैं, मुस्लिम जो रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ने कॉन्फिडेंस में लिया है हाईएस्ट लेवल पे अथॉरिटीज को। मतलब अथॉरिटी ये इनपुट्स आपको भी मिले हैं? मेरे को भी मिले हैं, जी, और मतलब एक व्यक्ति जिसने ये बात कही, उसने ऑलमोस्ट ही वाज इन टीयर्स, उसने बोला कि ये सुन नहीं रहे। अगर किसी बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति को ये कहा गया कि यू आर टेलिंग अस फेयरी टेल्स, ये सोच क्या थी? सोच ये थी कि आपको ये बातें सुननी ही नहीं है। देखिए, पूरी दुनिया में आतंकवाद के स्तर पे एक बात ने सबसे ज्यादा घात किया है, जब आप ग्राउंड से इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली प्रोसेस नहीं करते हो। आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, लेकिन आप उसको प्रोसेस नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपने कोई पॉलिटिकल ऑपरेशन या कोई पॉलिटिकल पोजीशन ऑलरेडी ली है। आप उस पॉलिटिकल पोजीशन को बदलना नहीं चाहते। मोदी सरकार ने यह कहा था कि भाई अब स्टोन पेल्टिंग खत्म होगी। उन्होंने ये नहीं समझा कि अलगाववादियों ने अभी स्टोन पेल्टिंग के ऑपरेशन को बंद रखा। स्टोन पेल्टिंग बंद हो गई, इसके आधार पर उन्होंने कैसे निष्कर्ष निकाला कि हालात ठीक हो गए? फिर उनके सामने सिर्फ J&K के मैं टूरिस्ट पे, पिलग्रिम टूरिस्ट पे हमलों के ही संकेत नहीं थे। उनको मालूम था कि दुनिया में जहां पे भी पान इस्लामिक आतंकवाद चलता है, वो कहीं पे भी लोकल इकोनॉमी का सोचते नहीं। इन्होंने कैसे सोचा कि हम टूरिज्म में लोग आ जाएंगे, फिर टूरिज्म से इकोनॉमी बढ़ेगी, फिर जिनको फायदा आएगा वो लोकली काम करेंगे और टेररिज्म को कम करें। इन्होंने ये निष्कर्ष कैसे निकाला? 90 से चल रहा है। आप डे बाय डे आपने लोगों के मुद्दे भी उठाए, आपने सेमिनार भी किए। क्या लगता है जिस तरह से जो हालात इस समय कश्मीर में बन चुके हैं, सरकार तो नहीं चाहती थी वहाँ इलेक्शन हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद इलेक्शन हुए। बात आप समझ लीजिए, पूरी दुनिया में जो आतंकवादी मानसिकता की राजनीति मुस्लिम सोसाइटीज में है। ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ग्लोबल टेररिज्म को, पान इस्लामिक टेररिज्म को बढ़ा भी रहे हैं, या उनके विचार उनकी जो आइडियोलॉजिकल मदर के रूप में काम करते हैं, जैसे मुस्लिम ब्रदरहुड है, जी, इसी तरह से जैसे बहुत से ग्रुप हैं अल्जीरिया में, जैसे टर्की है, ऐसे सारे ग्रुप पिछले 3 दशक से इस बात को लेके वो नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमको जो नॉन मुस्लिम सोसाइटीज हैं या जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज हैं, अंदर घुस के डेमोक्रेसी पे कब्जा करना है। और ये आप देखेंगे टर्की से लेके पूरा अमेरिका और यूरोप में ये काम चल रहा है। इसलिए पहला निष्कर्ष भारत सरकार जो ठीक करना चाहिए था कि डेमोक्रेसी से कोई टेररिज्म क्योर नहीं होगा, डेमोक्रेसी से सेपरेटिज्म क्योर नहीं। पहले तो ये निष्कर्ष निकाल, डेमोक्रेसी, जी, जी, डेमोक्रेसी के माध्यम से आजकल पान इस्लामिक आतंकवादी समाजों को इन्फ्लुएंस कर रहा है और समाजों को अंदर से कब्जा कर रहा है।
फिर दूसरा आपके सामने सबसे बड़ा एनिमी पाकिस्तान है। बिल्कुल। आप पाकिस्तान के बारे में कुछ पूछना चाहते थे, मैं पूछिए। पाकिस्तान जिस तरह से आए दिन जम्मू कश्मीर में हमले करता है, बाद में जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें सबूत भी देती है, मतलब उनको उसका पूरा तथ्य देते हैं कि ये पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किया, लेकिन पाकिस्तान टस से मस नहीं होता है। बार-बार वो जम्मू कश्मीर में हालात बिगाड़ने की फिराक में होता है। मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी कहा कि अब हम एक-एक को चुन के नहीं छोड़ेंगे। कैसा लग रहा है कि इस समय जो हालात बने हुए हैं पहलगाम अटैक के बाद? पहली बात है कि जो भारत सरकार ने कहा है, प्रधानमंत्री ने, उन्होंने एक बार फिर कहा है कि इस सब के लिए जिम्मेवार पाकिस्तान है। बिल्कुल। उन्होंने ही नहीं कहा है, कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है, सब अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा है। अब अगर ये सत्य है, हम समझते हैं कि बहुत हद तक ये सत्य है, हमारा इतना ही इसके बारे में सोच है कि भारत सरकार ये सोचे कि आतंकवाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आतंकवाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसका ऑटोनॉमस कैरेक्टर है, जिसका एक पान इस्लामिक इंटरनेशनल कैरेक्टर है। अच्छा, लेकिन चलिए 1 मिनट के लिए हम भारत सरकार की इस बात से मानते हैं कि भाई पाकिस्तान ही करवा रहा है, तो अभी तक पाकिस्तान को उन्होंने टेररिस्ट स्टेट क्यों नहीं घोषित किया? कांग्रेस भी बोल रही है। अब उससे क्या होगा? उससे पूरी दुनिया को यह मालूम पड़ेगा एक ऐसे टाइम पे जब पूरी दुनिया ने भारत के साथ सहानुभूति एक्सप्रेस, भाई इंडिया को एक प्रॉब्लम है और पाकिस्तान से प्रॉब्लम है। अमेरिका के भी हाथ जले हैं, यूरोप के भी हाथ जले हैं पाकिस्तान के साथ डील करते। उनको मालूम है कि अफगानिस्तान के आतंकवाद को भी जिंदा उन्होंने रखा, अमेरिकन आर्मी की पोजीशन को प्रिकेरियस उन्होंने बनाया जी। और आजकल जो ग्लोबल टेररिज्म पे जो एक्सपर्ट्स हैं, इम्पार्शियल, वो कहते हैं कि अगर कहीं पे भी कोई आतंकवादी जघन्य अपराध हो तो आपको पाकिस्तान की तरफ देखना चाहिए पहले। अब एक ऐसी परिस्थिति में जहां पे पूरी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता से कॉन्सेंसस बन रहा है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करे कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, तो पहली बार पाकिस्तानी आर्मी को पहले अपना जो उनका रोग नेचर है उसको करेक्ट करना पड़ेगा। आपको जानकार के आपको मालूम होगी ये जानकारी, अगर नहीं है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो ग्लोबल नार्को ट्रेड है, ग्लोबल जो स्मगलिंग्स हैं, ये पाकिस्तानी आर्मी कर रही है। पाकिस्तानी आईएसआई इसमें सबसे एक्सपर्ट एजेंसी है। तो जो ही भारत सरकार इस बात की शिनाख्त करे कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, हम पे हमले कर रहा है, और दुनिया में जहां कहीं भी टेररिज्म हो रहा है उसमें किसी न किसी फॉर्म में मुलविस है। पाकिस्तान की धरती में सैकड़ों ऐसे ग्रुप हैं जो टेररिज्म को नरिश कर रहे हैं। आपकी बात को रुकूंगा। पठानकोट का अटैक हुआ था, भारत सरकार ने उनको उसके सबूत दिए, पाकिस्तान ने तब भी नहीं माना। उनकी टीम भी आई थी देखने के लिए कि पाकिस्तान की टीम की पठानकोट में जो आप हमें प्रूफ दे रहे हैं, लेकिन सरकार बार-बार उनको ये पाकिस्तान ने अभी हाल ही में जो उनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई कश्मीर उनकी शाहरग है। जब उन्होंने कहा कश्मीर उनकी शाहरग है, उन्होंने कहा कि वो किसी भी सूरत में जो आतंकवाद चल रहा है, जिसको वो आजादी की लड़ाई बोल रहे हैं, वो उसको बंद नहीं करेंगे। अब इसके जो उनकी ये फॉर्मल पोजीशन है पाकिस्तानी स्टेट की, तो पहला काम होना चाहिए था कि पाकिस्तान को ये टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करते और पाकिस्तानी आर्मी को एक रोग आर्मी, एक इस्लामिस्ट आर्मी के रूप में इसको घोषणा कर देते। अगर जो ही ये करेंगे, तब ये सारी इंफॉर्मेशन, वो सारा प्रोपेगेंडा, वो सारी एजुकेशन ग्लोबली कर सकते हैं जो इनके पास है। इनके पास, भारत सरकार के पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तानी आर्मी क्या कर रही है, सिर्फ भारत के खिलाफ ही नहीं, बाकी मुल्कों के खिलाफ भी, सिर्फ भारत में नहीं, ग्लोबल टेररिज्म को चलाने के लिए भारत सरकार के पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तानी आर्मी की इकोनॉमी कहां से चलती है, उनको कौन चला रहा है। ये इन बातों पे फोकस कर सकते थे और एक प्रेशर बिल्ड कर सकते थे, जिस प्रेशर के आधार पे पाकिस्तानी आर्मी जो एक रोग आर्मी है, कि इस्लामिस्ट आर्मी है, आइडियोलॉजिकल आर्मी है, उस पर प्रेशर पड़ते कि भाई आपको अपना तरीका चेंज करना पड़े। लेकिन अब हमारे को ये समझ में नहीं आता कि इन्होंने ऐसा किया। दूसरी बात पे कहूंगा, इसी वक्त जिस वक्त पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने ये बोला कि कश्मीर उनकी शाहरग है और हिंदुस्तान के साथ उनकी आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, नेक्स्ट डे हमारे फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट आना चाहिए था कि हम बलूचिस्तान में लोगों की आजादी की मूवमेंट का डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट करते हैं। हम क्यों नहीं कर रहे हैं? वो पाकिस्तान हमको बोल रहा है तुम वहां पे आतंकवाद भी चला रहे हो, हम उनको डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट क्यों नहीं करते? इमेजिन कीजिए, वो सारे मुसलमान हैं
और वो सारे मुसलमान बोलते हैं कि हमारी आइडेंटिटी बलोची है। वो सारे मुसलमान बोलते हैं कि हिंदुस्तान के साथ हमारा सिविलाइजेशनल रिश्ता है। हाँ। इससे बड़ी बात क्या होती कि भारत सरकार, भारत के लोग खड़ा होकर उनको बोलते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। हम उनको आतंकवाद कहने के लिए नहीं करते, हम उनको ये नहीं कहते कि आप उनको हथियार दे दो, लेकिन उनके साथ खड़ा तो हो जाओ। भारत सरकार उनके साथ खड़ा क्यों नहीं? जिस तरह से ये आज जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि कश्मीर के सभी वर्ग के लोग सड़कों पर आए, कोई लाल चौक, कोई पुलवामा, कोई अनंतनाग, कोई कुपवारा, कोई बारामूला। 90 में जिस तरह से कश्मीरी पंडित को जेनोसाइड हुआ था, कश्मीरी पंडित के साथ वाक़या हुआ था, मैं भी छोटा था। तब कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन बाहर नहीं आई थी। लेकिन आज क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से पहलगाम पे ये अटैक हुआ, कि सब लोगों को ये जो आपने बात की कि एक पूरे समाज को निकाला जाता है, सैकड़ों की संख्या में मंदिरों को तोड़ा जाता है, हजारों की संख्या में मकानों को जलाया जाता है, हजारों की संख्या में मकानों पे कब्जे होते हैं, हिंदू घरों में जो लूटा हुआ सामान है वो ओपन मार्केट्स में बेचा जाता है। ये समाज बाहर क्यों नहीं आया? ये सेकुलरिज्म बाहर क्यों नहीं आया? इस वक्त क्यों आ रहा है? हाँ। तो इस वक्त एक तो हो सकता है लोगों को अब अकल आ गई हो, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये भी हो सकता है उनको लग रहा हो कि हम इस घटना के कारण इतना ज्यादा सडनली दुनिया के सामने आ गए, और दुनिया में इस वक्त 90 वाली टॉलरेंस नहीं है टेररिज्म को लेकर। उनको ये भी मालूम है कि हमास ने पूरी कोशिश की कि इसराइल को आइसोलेट करे, इसराइल आइसोलेट नहीं हुआ। उनको मालूम है कि हमास ने पूरी पूरी कोशिश की, सारी मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठे आए और वो इसराइल को जवाब दे, लेकिन उन्होंने देखा कि सारी मुस्लिम कंट्रीज इसराइल के साथ रही। उन्होंने देखा है कि भाई ईरान पूरी तरह से आइसोलेट हो गया है, और ऐसी परिस्थिति में जहां पे भारत सरकार उनकी टूरिस्ट एजेंट बनी थी, ये शायद काम बंद होगा। ये भी हो सकता है कि भाई डर लगा हो, यार हम तो आइसोलेट हो गए जी। लेकिन एक बात आपको समझनी चाहिए, हमारे लिए उन्होंने ये नहीं किया जब हमारे, लेकिन ये साथ में हुआ कि अगर कभी कश्मीर में रह रहा कोई हिंदू मरता था तो उसके पीछे जनाजे में लोग निकलते थे। इसलिए एक जेन्युइन सेकुलर एक्सप्रेशन है, इसके बारे में हमको कुछ देर अभी ठहरना चाहिए। ये ड्रिवन बाय पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, ये ड्रिवन बाय प्रोपेगेंडा नहीं है। इसके बारे में थोड़ा बहुत अपने आप को विराम करना चाहिए, क्योंकि फ्यूनरल सेकुलरिज्म, कश्मीर की जो दोनों मुख्य धारा की पॉलिटिकल पार्टीज हैं और बाकी जो अपने आप को बोलते हैं मॉडरेट, वो एक ऐसा सेकुलरिज्म चला रहे हैं, वो फ्यूनरल सेकुलरिज्म। हमने देखा कि आप कोई मरता है वहां पे हिंदू, तो आप उसकी ताजियत करो, आप उसके साथ जाओ। तो इस वक्त भी हो सकता है जेन्युइनली भी लोगों को लगा हो कि बेचारों को मारा और उठे, लेकिन अभी ये सेकुलरिज्म शैलो है, ये सतही है, ये डीप नहीं है। इसलिए इसके आधार पे अगर लोगों ने कहा है, इसको वेलकम भी करना चाहिए। अगर लोगों ने इस तरह से किया है, इसको देखना भी चाहिए, लेकिन ये समझना चाहिए कि ये अभी सिर्फ एक सतह पे, क्या ये डीप है? जी। अगर डीप है तो फिर उसके आधार पे आप एक पॉलिसी बना, लेकिन उसके भी अलावा ये समझना चाहिए कि भारत सरकार ने अपने आप को इस बात की छलावे में रखा पिछले 40 साल कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी आतंकवाद होता है वो पाकिस्तान से आता है। ये बात सत्य नहीं है। जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले हमारे पूर्व चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक न्यूज़ चैनल पे एक इंटरव्यू चला, उनमें साफ तौर से उन्होंने कहा कि जब कश्मीर से निकले तब मैं जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर नहीं था, मैंने रिज़ाइन दिया था। बट जो वहाँ के हमारे रिपोर्टर थे, उन्होंने साफ तौर से उनको कहा कि आपके दौरान ही ये चीज़ें हुई, तो आप ये कैसे कह सकते हैं? आप जो बात करते हैं ना, फारूक अब्दुल्ला के बहुत से बयान हैं। कभी उन्होंने बोला कि जमात इस्लामी ने इनको निकाला, कभी उन्होंने बहुत बार उन्होंने बोला कि जगमोहन के कहने पे निकले। तो फारूक अब्दुल्ला ने अपने वक्तव्यों को बदला है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं करूंगा। हो सकता है जो भी उसकी सोच हो, वो किस बात से, किन तथ्यों से प्रेरित हो, लेकिन कहीं पे भी दुनिया में जहां पे जिनोसाइड होता है, किसी जाति
के विध्वंस विध्वंस की एक कल्पना और उसकी कल्पना एक प्रक्रिया बनती है, बिल्कुल इसमें समय लगता है। बिल्कुल हम समझते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूल के टाइम पे हिंदू जीनोसाइड की एक धरातल बनी, एक जमीन बनी, एक सोच बनी कि इनको अब निकालना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसके बारे में कुछ नहीं किया। मैं समझता हूं कि अगर कल को मान लीजिए जीनोसाइड ट्राइब्यूनल लगेगा, ओके फारूक अब्दुल्ला के सामने बहुत सवाल आएंगे जिनका उनके पास जवाब नहीं जवाब नहीं होगा। हो जैसे आपने कहा कि जर्नलिस्ट ने बोला कि ये तो आपसे आने से पहले ही शुरू हो गया था, वो सवाल उनसे पूछेंगे। बिल्कुल बहुत सी हत्याएं जो हुई, जो इसके समय पे हुई, जिनके बारे में इसने नजरअंदाज करके कहा कि ये नहीं, ये लोकल पुलिस के बारे में इस तरह से बोला, जी ये सारी बातें आएंगी। लेकिन विषय फारूक अब्दुल्ला नहीं है, क्योंकि हमको ये भी मालूम है फारूक अब्दुल्ला को मानने वाले लोग कितने कश्मीर में हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। फारूक अब्दुल्ला को ज्यादा लोग, हिंदुस्तान की जो मॉडरेट सेकुलर क्लास, उसको ज्यादा मान्यता देते हैं बनिस्बत की वो लोग जो कश्मीर में रह रहे हैं। इस परिवार को ही आहिस्ता आहिस्ता से लोगों के साथ एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है। देखिए, अगर वो नहीं होता तो जेल में बैठ के इंजीनियर रशीद उमर अब्दुल्ला को पार्लियामेंट्री इलेक्शन नहीं हरवाते। जो इन्होंने इलेक्शन जीता भी, उसके जो रीजंस हैं वो बिगर है, दैट इज नॉट रिफ्लेक्ट द पॉपुलैरिटी ऑफ फारूक ओके अब्दुल्ला। ओके उसके बिगर रीजंस हैं। इसलिए मैं इसको फारूक अब्दुल्ला के दृष्टिकोण से नहीं देखता हूं। मैं ये देखता हूं कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर में अगर जिन लोगों ने जिनोसाइड किया वो अगर फिर पॉलिटिकल पावर में भी आ गए तो इसका मतलब क्या है। जी जम्मू कश्मीर में जिन्होंने जिनोसाइड को एबेट किया, अगर उन्होंने बिजनेस भी की और पूरे देश में उन्होंने अपनी बेहबूदी भी की, देश के बाहर भी अपने बच्चों को भेजा, जी भारत सरकार की मदद से अपनी बच्चों को भेजा, तो उसका मतलब क्या हुआ। अगर वो लोग जो समझते हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं और फिर ये समझते हैं कि भारत सरकार हमको पैसा भी भेज रही है और फिर समझते हैं कि ये तो जिहाद की विक्ट्री है, उनको मालूम है हम क्या कर रहे हैं और फिर भी हमको जिंदा रख रहे हैं, इससे बड़ी विक्ट्री का संकेत क्या होगा। ये जो ऐसी बातें हैं, जब ये समाज में अंदर प्लांट होती हैं तो समाज में अंदर सोच कैसे बनती है। बिल्कुल वो किस तरह से अपना रिश्ता भारत सरकार के साथ बनाएंगे, वो किस तरह से अपना रिश्ता राजनीतिक तंत्र के साथ बनाएंगे, डेमोक्रेसी के साथ बनाएंगे। जी तो प्रॉब्लम ज्यादा सीरियस है, अंदर माहौल काफी ज्यादा बिगड़ा। बिगड़ा देखिए, है आपके सामने कुछ साल पहले, अभी कुछ कुछ साल से ये नहीं, वीडियोज आते थे कि कश्मीर में बच्चों को, छोटे बच्चों को ड्राइंग रूम में पिस्टल चलाना सिखाया जाता है। अगर हमारे कश्मीरी हिंदू समाज में दिखाएंगे कि कोई बच्चा अपने बेडरूम में पिस्टल चलाना सीख रहा, तो लोगों की छाती फटेगी कि ये बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं। वो खड़ा हो जाएंगे, वो बोलेंगे ये तो होने नहीं देंगे। बिल्कुल जो इनके पास अभी ये पूरी तरह से नहीं, जिनके पास वहां पे ड्रग एडिक्ट्स कितने हैं, पाकिस्तान से कितना ड्रग आता है, पंजाब से कितना ड्रग जाता है, कितने ड्रग एडिक्ट्स हैं और उसमें वीमेन परसेंटेज कितनी है। अच्छा अगर ये बातें समाज के सामने, किसी भी सभ्य समाज के सामने आए, वो बोलेंगे बाकी सब कुछ छोड़ देंगे, हम ये नहीं होने देंगे। आपने कभी सुना है कि ये विषय है? नहीं मैंने नहीं सुना आपने सुना होगा कि ये जब नेता भी कह रहे हैं, वो सरकार को बोलिए आपको करना चाहिए, ड्रग एडिक्शन आपको करना चाहिए, आपने क्यों नहीं ड्रग एडिक्शन किया। क्या उन्होंने अपने साइकेट्री डिपार्टमेंट से, जो वहां पे, कम से कम उनके डॉक्टर से इंटरेक्शन करने की इंटरेक्शन कोशिश करना की? चाहिए था बिल्कुल मैं तो ये नहीं कहता हूं वो भारत सरकार सब चीज, भाई हमारे समाज में ये जो ये जहर है ये किस तरह से फैल रहा है। बिल्कुल ये तो तो रोकथाम हमें बहुत सी करना ऐसी बातें जी हैं समाज का, जो अंदर का टेररिज्म के कारण, जो अंदर की, जिसको कहते हैं शर्म, जब टूटती है, समाज का अंदर का मॉरल फैब्रिक जब डिस्ट्रॉय जी होता है, जी इसके बारे में तो कश्मीर समाज का खड़ा। जो एक 35 साल का जो एक नारा है होमलैंड जो आप बार बार दोहराते हैं क्या हाँ कश्मीरी समाज कितनी उम्मीद रखे पन्नू कश्मीर पर क्योंकि अब हमने देखा कि यूथ ऑफ पन्नू कश्मीर भी अब इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है आपका क्या रोल है आज क्योंकि आप जब जब आते हैं आप अपना कार्यक्रम हमारे तक पहुंच जाता है अपना जो आपका समान प्रोग्राम होते हैं वो हम कवर करते हैं क्या लगता है कि कश्मीरी पंडित की जो वापसी है कब तक लगता है आपको
चांसेस हैं? देखिए, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न इस बात से संबंधित है कि जो जिहादी वॉर चल रहा है, इसके बारे में भारत के राज्य का और भारत के राजनीतिक तंत्र का अल्टीमेटली रवैया क्या रहेगा। वो रवैया तब चेंज होगा जब भारत के लोग उनको ये रवैया चेंज करने पे मजबूर करेंगे। इस वक्त एक ऐसी परिस्थिति है, जिस परिस्थिति में 90 में जब हम निकले थे, जी, जी। जो वो उस वक्त जो चल रहा था, वो अब पूरे देश में चल रहा है किसी न किसी रूप में। अभी आपने मुर्शिदाबाद में वायलेंस देखी, वो वैसी ही वायलेंस थी जो आपने देखी है। आप केरला से लेके कश्मीर तक जब घटनाएं, छुटपुट घटनाएं देखते हो, कभी किसी प्रोसेशन पे हमले होते हैं, कभी किसी को किसी इसके लव जहाद के नाम पे मारा जाता है, टुकड़े टुकड़े किया जाता है। तो एक जिहादी कॉन्टडम, ये जिहाद की विचार का एक जो प्रवाह, ये बढ़ता गया, फैलता गया। जी। हमने उस वक्त 90 में कहने की कोशिश की, हमने कहने की कोशिश की भारत सरकार से, लीडर से, कि भाई ये एक इन्वेजन है, ये अंदर घुस गया है, ये फैलेगा। हमारी बात को नहीं माना। फिर हमने लोगों से ये कहा कि जब जीनोसाइड होता है और अगर इसको नजरअंदाज किया जाता है तो ये फैलता है। इसकी बचा, लोग कहते हैं कि इट गिव्स चिल्ड्रन, ये बच्चा कशी करता है। जीनोसाइड का भी फैल गया, जम्मू में फैल गया और बाकी जगहों पे। जो ये मुर्शिदाबाद की वायलेंस है, ये जीनोसाइडल वायलेंस है। हिंदुओं की समूलता से मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को नष्ट करने का एक प्लान। तो सिचुएशन ये है कि इसका मुकाबला कौन करे। जी। अगर ये लड़ाई सिर्फ कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान के बीच में होती तो चलो हम कहते हैं कि चलो हम कम नंबर्स में हम इस तरह से सोचेंगे। जी। ये एक बहुत बड़ा इन्वेजन हुआ है, ये बाहर से भी इन्वेजन है, अंदर से नहीं। तो फिर भारत सरकार ये नहीं कहती पाकिस्तान कर रहा है, इसका मेन एपिसेंटर पाकिस्तान है। बिल्कुल। अच्छा, जब ये सारी बात चल रही है, इस बात में हमारा काम है कि पहले निराश होने के बगैर जो हमको लगता है कि भाई ये निष्कर्ष है और ये सोल्यूशन है, इनको कहना। दूसरा काम हमारा है, पहले हम लोगों के साथ जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो गई, उनको ये बोलना कि भाई यही तुम्हारा सोल्यूशन है। कोई इससे आंख मूंद के आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। देखिए, हम हर साल में एक बार हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं रीअफर्मेशन प्लेज लेते हैं, जहां पे हर एक व्यक्ति ये कहता है कि भाई मैं पौन कश्मीर के साथ हूं, इनके उद्देश्यों के साथ हूं, और अगर मेरे जीवन काल में ये पूर्ण नहीं हुआ तो मेरे बच्चे इसको चलाएंगे। ओके। ये ट्रांसमिशन की बात हर साल हम करते हैं, एनुअल कन्वेंशन पे हम खास तौर से ये करते हैं, रीअफर्मेशन प्लेज हम देते हैं। तो एक है कि ये समझना कि ये बड़ी लड़ाई है, एक सिविलाइजेशनल लड़ाई है, भारत के साथ ये 1000 साल से ये लड़ाई चल रही है। तो इसलिए इस लड़ाई को फाइट करने के लिए हिंदू समाज को खड़ा होना है और भारत के राज्य को, भारत की रियासत को फाइट करना है। उसके लिए अपने आप को रखना। अभी चूंकि आप और मैं जीवित हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि जो पहलगाम में हुआ, यही तो 90 में हुआ था। बिल्कुल। अगर हम कहने वाले नहीं होते तो किसको बोलते, हाँ जी एक छुटपुट घटना हुई। मान लीजिए डांगरी में हत्याएं हुई हिंदुओं की, तो वहां का हिंदू, उसके वहां के हिंदू को कहना है कि भाई जो मेरे साथ हुआ वो भी तो इन्हीं के साथ हुआ। अगर वो भूल जाएगा, इस पे बात करना बंद करेगा, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए पहली बात है कि हमारे पास कोई और, ये हमारी संस्कृति का विषय है, ये हमारे धर्म का विषय है और ये मानवता के जीवन का विषय है। ओके। तीनों लेवलों पे हमको काम, हमारी लाइफ का पर्पस तो यही है, हम दुनिया को बताएं जो ये हो रहा है ये पूरा फैल जाएगा। हम दुनिया को बताएं कि ये हर एक मानव समाज के हर एक वर्ग को ये डिस्ट्रॉय करेगा। हम कश्मीरी मुसलमान को बताएंगे कि तुम्हारे भी हर एक वर्ग को ऑलरेडी इसने खत्म किया है, इससे दूर जाओ। और अपने समाज के लिए जो हमारा सोल्यूशन है, बिल्कुल क्लियरली, भाई अब एक जीनोसाइड के जिस कम्युनिटी के साथ हुआ है, बार बार 7-8 बार जो बड़े पैमाने पे हुआ, हम उसके लिए जगह की मांग कर रहे हैं और इसके लिए चलना है। आपको चलना है, मेरे को चलना है। अगर हम अवॉइड करेंगे तब भी यही निष्कर्ष सामने आएगा। तो इसलिए पौन कश्मीर के लिए कोई विजन का कंफ्यूजन नहीं है। ओके। पौन कश्मीर के लिए कोई कमिटमेंट का कंफ्यूजन नहीं है।
पन कश्मीर कभी कभी निराश जरूर होते हैं हमारे कार्यकर्ता कि अपनी ही सरकार को देखते हैं ये खुदकुशी करती है। देखिए, इस पहलगाम की जो घटना से पहले मोदी जी सीना सीना खोल के चलते थे, देखो जी मैंने क्या किया। आज क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है, आज क्रेडिबिलिटी लैसरेशन हो गई है। अमित शाह जी बार बार बोल रहे थे कि आतंकवाद आखिरी सांसें ले रहा है। उसको आप पूछने वाले हैं, यार ये तो कश्मीरी पंडित ब्राह्मण तुमको बोल रहे थे कि यार कोई नहीं ठीक हुआ है, अपने आप को इस तरह से जलील नहीं करो, ये पॉलिटिकल आपकी डिफीट होगी, या आपको पॉलिटिकली प्राइस देना पड़ेगा। हमारा एक दायित्व है, क्योंकि जो भी इंडोलॉजिस्ट हैं, अगर आप उनको देखो, वो कहते हैं कि कश्मीरी हिंदू समाज का, कश्मीरी पंडित समाज का, जो कश्मीरी हिंदू समाज भी है, उसका कंट्रीब्यूशन इंडियन सिविलाइजेशन में अगर बाहर निकाला जाए तो शायद भारतीय सिविलाइजेशन सिकुड़ जाएगी। हमने हर एक फील्ड में कंट्रीब्यूट किया है, फिलॉसफी में कंट्रीब्यूट किया है, लिंग्विस्टिक्स में कंट्रीब्यूट किया है, रिचुअल ट्रेडिशन में कंट्रीब्यूट किया है। हमने ऐसी अवधारणाएं जो मानवता के लिए बेस्ट, कश्मीर शैविज्म का उदय तो वहीं पे है। तो हमारा कंट्रीब्यूशन इस भारतीय संस्कृति को इमेंस है। और आगे, क्योंकि हम प्रेम करते हैं भारत के साथ, हम भारत की पूरे भूगोल के साथ प्रेम करते हैं, हम भारत के सारे हिंदुओं के साथ, हम मानवता के साथ प्रेम करते हैं। इसलिए हमारे लिए ये कंफ्यूजन नहीं है कि हमको क्या करना है, इतना ही है कि अपने अंदर अपने साहस को बटोर के रखना और काम करना। किसी महात्मा ने मुझे बोला कि भाई आप अपनी जो आपकी फेथ है इसको नहीं छोड़, फेथ है जो आपका विश्वास है उसको विजन, आपका विजन, विश्वास को भी पहले। आप बोलेंगे अजय जी अच्छी बातें कर रहा है, लेकिन कहेंगे कि अजय जी की बातें कहाँ सक्सेसफुल होंगी, कौन करेगा। ये विश्वास की कमी होती है, कभी कभी लगता है यार चारों ओर से तो गलत लोग ही हैं। इस विश्वास को बचाना है। कश्मीरी में एक वासुदेव रेह की एक मैं आपको पंक्ति सुना के अपनी उन्होंने कहा कि पास रसरिंच वतसना नाल रटिंग मंज मागस, पास रसरिंच। बाकी भगवान ने हमको एक विकट परिस्थिति में हमको जीवित रहने का मौका दिया। धर्म के समय हमने अपने बच्चे को टेररिज्म नहीं सिखाया, हमने अपने बच्चे के हाथ में किताब दी। हमारे बच्चे इस वक्त पूरे देश की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और हम कंट्रीब्यूट करेंगे इस देश में जो पॉलिटिकल सोच में बदलाव आना चाहिए उसमें भी कंट्रीब्यूट करेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल में आज आके हमें टाइम दिया। ये हमारे साथ है अजय चंगू जी, उन्होंने साफ रूप से कहा कि हमारे कश्मीरी समाज के जो बच्चे हैं उनको हमने कलम और किताब दी, क्योंकि कश्मीरी समाज ऑलरेडी 35 साल से बहुत दुखी है, लेकिन अब सरकार को देखना है कि उनके लिए वो क्या क्या प्लान करेगी। नई खबरों के लिए जुड़े रहें हम चैनल के साथ। नमस्कार।